हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग धातु एवं अधातु क्लास 10th के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले बाबू आप लोग नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिएगा, आप लोग आंसर भी दीजिएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन को दोहराया गया है। पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसमें कहा गया कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है। यह यौगिक जल में विलेय है। विलेय का मतलब जल में घुल जा रहा है। तो बताइए वह तत्व क्या हो सकता है। उस तत्व का नाम है बताना कि तत्व क्या हो सकता है। क्या होगा? ऑप्शन ए कैल्शियम होगा, या बी कार्बन होगा, या सी सिलिकॉन होगा, या डी लोहा होगा। तो इनमें से हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा ए कैल्शियम। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए कैल्शियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये तो वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। ये 2 नंबर सवाल, इसलिए ये 2 नंबर सवाल को ना ध्यान दीजिएगा। कई बार ये 2 नंबर सवाल को पूछ दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, उनके डिब्बों पर देखिएगा एक लेप लगा होता है। अंदर से देखिएगा एकदम चमचमाता हुआ नजर आता है। तो डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। मतलब जिंक का लेप ना करके टीन का लेप किया जाता है। ऐसा क्यों? पहला है टीन के अपेक्षा जिंक महंगा है, या दूसरा टीन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, या तीसरा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या चौथा टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ, जिंक जो होता है ना वह अधिक अभिक्रियाशील होता है, और टीन जो होता है ना वह जिंक से कम अभिक्रियाशील होता है। और इसी गुण के कारण ना हम लोग जिंक का लेप ना लगा करके किसका लेप लगाते हैं? टीन का लेप लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कि टीन की अपेक्षा जिंक जो ना वो अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है और टीन कम अभिक्रियाशील है। इसीलिए हम लोग जिंक का इस्तेमाल ना कर करके हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? टीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे चलते हैं बाबू। तीसरा सवाल आपके सामने कहता है निम्नलिखित में से कौन से युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल विस्थापन अभिक्रिया, ये युगल विस्थापन अभिक्रिया कौन सा प्रदर्शित करता है? ए या बी या सी या फिर डी। तो कौन सा जो है ना युगल विस्थापन अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ये जो होता है ना युगल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं। 4 नंबर सवाल आपके सामने कहा गया है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए, मेन पॉइंट हमारा वो ये हो रहा है कि जंग से बचाने के लिए हम लोग कौन सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जंग से अगर लोहे के फ्राइंग पैन को बचाना है तो जंग से बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ए ग्रीज को लगाकर, बी पेंट लगाकर, या सी जिंक की परत चढ़ाकर, या फिर डी इनमें से सभी। तो बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इनमें से सभी। मतलब हम सभी की सहायता करके हम लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को आप देखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव बाबू की जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण या यसद लेपन भी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या क्या हमने बोला? हमने कहा गैल्वनीकरण कहा, दूसरा यसद लेपन भी कर सकते हैं। यसद लेपन एक और नाम होता है कि जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण हमने कहा, यसद लेपन कहा हुआ, जस्तीकरण भी याद रखिएगा। क्या चीज? जस्तीकरण। ये 3 नाम याद रखिएगा। जस्तीकरण करके हम पेंट करके, जस्तीकरण करके लोहे के जंग लगने से बाबू बचाया जा सकता है। ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में बाबू। चलिए अगला सवाल 5 नंबर सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। मतलब अधातु कौन ऐसा है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब उसमें बिजली का प्रवाह एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से हो जाता है। क्या सल्फर है,
या फिर ग्रेफाइट है या फिर क्लोरीन है या फिर फास्फोरस है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ना वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है और इस ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग ना पेंसिल में करते हैं। आप लोग देखे होंगे पेंसिल का जो अंदर में ब्लैक कलर का होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं लिखने में, वही होता है ग्रेफाइट। उस ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट कैसा है, तो ग्रेफाइट जो है ना वो अधातु है, तो अधातु होते हुए भी वह विद्युत का सुचालक होता है। अगला सवाल में कहा गया है बताइए सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन है। सर्वोत्तम सुचालक का मतलब सबसे ज़्यादा लाइन का प्रवाह किस में होता है, लोहा में या फिर सोना में या फिर तांबा में या फिर एल्युमिनियम में। तो सर्वोत्तम जो सुचालक होता है बाबू, सर्वोत्तम सुचालक धातु हमारा होता है चांदी। इसमें ऑप्शन नहीं है, आंसर याद रखिएगा चांदी। चांदी जो होता है ना वह सर्वोत्तम सुचालक धातु है। सर्वोत्तम सुचालक मतलब सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन है, चांदी। और चांदी का संकेत होता है Ag और परमाणु संख्या याद रखिएगा कितना होता है 47। ये सर्वोत्तम सुचालक धातु की कहानी याद रखिएगा कि सर्वोत्तम सुचालक धातु कौन है, तो चांदी है। चांदी का संकेत होता है Ag और उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 47 होती है। इतना सवाल याद रखिएगा सर्वोत्तम सुचालक धातु से। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है बाबू। अगला चलते हैं। आगे आपके सामने कहा गया है कि धातुएं विद्युत की क्या होती है। धातुएं विद्युत का क्या होता है, कुचालक, सुचालक या फिर कुचालक या फिर सुचालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं जो होती है ना वह विद्युत की सुचालक होती है। ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा धातुएं जो होते हैं ना वह विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं। आगे सवाल, अगला सवाल कहा गया है 8 नंबर, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु, देखिए यहाँ वो पकड़िएगा, अधातु कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, मतलब पिघली अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या कार्बन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है या फिर फास्फोरस या फिर सल्फर। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अधातु में कहा तो हम लोग ब्रोमीन मारेंगे, लेकिन अगर धातु में पूछता कि कौन जो होता है धातु व विद्युत का द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखिएगा पारा। क्या चीज, पारा। पारा को हम लोग मरकरी भी कहते हैं। पारा को क्या कहते हैं, तो पारा को मरकरी भी कहा जाता है, जिसका संकेत होता है Hg। संकेत क्या होता है, Hg होता है। धातु कहेगा तो पारा मारेंगे, अधातु कहेगा ब्रोमीन मारेंगे। ऑब्जेक्टिव में बाबू याद रखिएगा कि कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में, तो धातु कहेगा तो पारा। कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम द्रव अवस्था में, तो अधातु कहेगा तो ब्रोमीन मारेंगे। अगला चल लेते हैं। अगला सवाल में कहा गया जंग का सूत्र क्या होता है। मतलब अगर लोहा में जंग लग रहा है ना तो उस जंग का सूत्र बताइए क्या होता है। तो जंग का सूत्र होता है, याद रखिएगा, Fe2O3 इंटू XH2O। Fe2O3 इंटू XH2O। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, Fe2O3 इंटू XH2O। ये जंग का सूत्र होता है बाबू, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, कहा गया है कि सिनेबार अयस्क किसका है। सिनेबार अयस्क किसका है, सिनेबार अयस्क किसका होता है। तो सिनेबार बाबू अयस्क जो होता है ना वो पारा का होता है। किसका होता है, पारा का। पारा का जो होता है वो सिनेबार अयस्क होता है। सिनेबार का अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो सिनेबार का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, सिनेबार का फॉर्मूला की बात करते हैं तो सिनेबार की फॉर्मूला की अगर बात करें, सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। इसका सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है, HgS होता है। और ये किसका अयस्क, देखिए Hg अर्थात हम लोग कह सकते हैं पारा का अयस्क होता है। सिनेबार किसका अयस्क होता है, पारा का अयस्क होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बाबू देखो यहाँ पारद लिखा गया, यहाँ पे पारा होगा, यहाँ पे क्या होगा, पारा होगा। पारा का अयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है। अगला सवाल में कहा गया है 11 नंबर सवाल में कहा गया निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन है, Fe2O3 या Al2O3 या P2O5 या N2O। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो है, उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2O3 हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल में आपके सामने कहा गया है 12 नंबर सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। ये सवाल काफ़ी बार हुआ, लगता है बोर्ड ने ये सवाल को पूछ भी चुका है कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि इनमें से कौन सा जो है ना आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक कौन है, CO2 है,
या फिर CH4 है या फिर NaCl या फिर CCl4। तो इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम इसको क्लोराइड कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बुआ? साधारण नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। NaCl को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, इसको साधारण नमक भी कहा जाता है। अगला सवाल 13 में कहा गया है ना, 13 में कहा गया है कि सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सोना है, चांदी है, लोहा है, हीरा है। तो सबसे ठोस प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो इनमें से सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। हीरा जो होता है ना, वो प्रकृति में सबसे कठोर होता है बाबू, सबसे कठोर होता है। क्या चीज? हीरा होता है। अगला सवाल, अमोनिया गैस क्या है? अमोनिया जो गैस है ना, वो अमोनिया गैस क्या है? पूछा गया अमोनिया गैस क्या है? अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है या इनमें से सभी? तो अमोनिया जो गैस होने वाला है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। अमोनिया गैस कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। अमोनिया गैस कैसा है? क्षारीय है। अगला सवाल 15 में कहा गया है उच्च गलनांक वाले अधातु। उच्च गलनांक मतलब कौन जो अधातु है वो जिसका तापमान ज़्यादा होता है और उसको गलने में काफ़ी समय लगता है। तो उच्च गलनांक वाला अधातु कौन है? तो अधातु जो ज़्यादा ठोस होता उसी को गलने में ज़्यादा समय लगता है। तो ठोस हमारा बाबू हीरा है। तो उच्च गलनांक वाला अधातु याद रखिएगा क्या चीज़? हीरा। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या? ए हो जाएगा। अगला सवाल 16 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन जल से अभिक्रिया नहीं करता है? मतलब जल से कौन जो तत्व है इनमें से जो अभिक्रिया नहीं करता है? एकदम बिल्कुल बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोना जो है वह जल से किसी प्रकार का कोई अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए तो इसमें संक्षारण की क्रिया जल्दी होती नहीं है। तो सोना को हम लोग कहते हैं संकेत Au, इसको हम लोग सोना कह सकते हैं, संकेत है Au। परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 79 में गोल्ड होता है। 79 में गोल्ड होता है परमाणु संख्या सोना, याद रखिएगा। एक बात और समझ लेते हैं, पोटेशियम जो है ना ये काफ़ी अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखेगा कि सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन होता है बाबू? पोटेशियम होता है। सोडियम जो होता है इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम को किसमें? केरोसिन तेल में, क्योंकि इसको खुला छोड़ दिया जाए तो ये आग पकड़ लेता है, इसे सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अगला सवाल कहते हैं N2 में सहसंयोजक बंधनों की संख्या क्या होती है? N2 में सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या होती है? 17 के बाद अगर 18 की बात किया जाए, हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट जो बाबू वो लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? हेमेटाइट है वो लोहा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल की बात कर लेते हैं। तो अगला सवाल में कहा गया है कि बताइए कौन सी धातु अति सक्रिय जल के प्रति क्रियाशील और वायु में खुली रखने योग्य नहीं होती है? मतलब कौन सी धातु काफ़ी क्रियाशील है और जल में उसको हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं? तो वो सोडियम को। किसको? सोडियम को। सोडियम जो होता है वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वो क्या होता है कि आग पकड़ लेता है। नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया के तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, इसे खुला छोड़कर नहीं रखते हैं। अगला सवाल 20 में कहा गया है, 20 में कि कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? ठंडा जल के साथ और गर्म जल के साथ अभिक्रिया लोहा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा कि कौन सी धातु है वह ठंडे जल और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है बुआ, पीतल किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल किन किन धातुओं का मिश्र धातु है? कॉपर और लोहे का, या कॉपर और जस्ते का, या कॉपर मरकरी का, या कॉपर और सोने का? तो कौन कौन से धातुओं के मिश्र धातुओं से मिलकर पीतल का निर्माण होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एवं जस्ते से। कॉपर एवं जस्ते से पीतल का निर्माण होता है। किसका हुआ? कॉपर एवं जस्ते से किसका निर्माण होता है? पीतल का निर्माण होता है। अगला सवाल में कहा गया है कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं?
क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगला सवाल, सिलिका क्या है? सिलिका, अगला सवाल में कहा गया है सिलिका क्या है? 23 नंबर सवाल में कि सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो सिलिका क्या है बाबू? तो सिलिका जो हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु। ऑप्शन नंबर सी, सिलिका क्या है? उपधातु। उपधातु की संख्या की बात किया जाए तो उपधातु की संख्या क्या होती है? 7 होती है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इत्यादि वगैरह याद रखिएगा। सिलिका, सिलिका की संख्या कितनी, सॉरी सिलिका हमारा क्या है? उपधातु, जिसकी संख्या क्या होती है? 7 होती है। आगे देख लेते हैं। अगला कहा गया बॉक्साइट निम्न में से किस धातु के अयस्क है? बॉक्साइट, याद करो बॉक्साइट से हम लोगों ने किसकी प्राप्ति किए थे? तो बॉक्साइट से बाबू एल्युमिनियम, एल्युमिनियम याद रखिएगा। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम धातु का। एल्युमिनियम धातु का क्या चीज़? बॉक्साइट एक प्रकार का अयस्क है। किसका? एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। अगला, इसका सही ऑप्शन की बात किया जाए तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट अयस्क है किसका? क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है ना वो एल्युमिनियम का, किसका हुआ? एल्युमिनियम का, जिसका संकेत क्या होता है? Al। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, Al होता है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि सोना को गलाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सोना को गलाना है या चाहे सोना को अगर चमकाना है, अगर उसमें थोड़ा सा भी मलिन आ गया है, सोना को चमकाना है, चांदी को चमकाना है, तो बताइए हम किसका उपयोग करते हैं? तनु नाइट्रिक अम्ल का या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का या सांद्र नाइट्रिक अम्ल या अम्लराज का उपयोग करते हैं? तो याद रखो बाबू, अम्लराज का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अम्लराज का। अम्लराज का उपयोग करते हैं। सोना को अगर गलाना हो तब अम्लराज का इस्तेमाल करते हैं। अम्लराज याद रखिएगा। अगला सवाल, सवाल में कहता है 3 तत्व है, एगो एक्स है, एगो वाई है, एगो जेड है। कितने तत्व हैं? 3 तत्व हैं, एगो एक्स, एगो वाई, एगो जेड है। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला है बाबू कि एक्स धातु है। एक्स, तो देख लेते हैं। धातु की पहचान है कि जिसके बातम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसका मतलब है कि ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा धातु नहीं है। सी में कहा गया जेड हमारा अधातु है। तो अधातु की पहचान है कि जिसके बातम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो अधातु कहलाता है। तो सी में कहा गया जेड अधातु है। जेड यहाँ ना, ये हमारा क्या अधातु है? नहीं हुआ, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। बी में कहा गया बाई जो है क्या वो धातु है? बाई, देख लेते हैं। बाई हमारा क्या धातु है? बाई, तो बाई भी हमारा धातु नहीं है, बाई हमारा क्या है? अधातु है। अब डी में कहा गया कि बाई अधातु है, देख लेते हैं। बाई जो है, बाई डी में जो ऑप्शन में कहा गया बाई अधातु है, तो देख लेते हैं बाई अधातु है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में क्या है? 5, 6 और 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन जिसके कक्षा में बाह्यतम कक्षा में रहेगा वो हमारा अधातु कहलाता है। तो बाई हमारा क्या है? अधातु। और कहता है जेड धातु है, तो जेड देख लेते हैं। बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1, 2, 3, तो 3 तो 2 तो है ही ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाने वाला? डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? क्या लिथियम को, क्या लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को या इनमें से सभी को? तो सभी को बाबू हम लोग चाकू से काट सकते हैं। लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, ये सभी के सभी इतने मुलायम होते हैं ना कि इसको आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? मतलब अम्ल से भी अभिक्रिया करती है और क्षार से भी अभिक्रिया करती है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल के साथ भी और
क्षार के साथ अभिक्रिया करती है। तो 29 का ए होगा या बी होगा या सी या डी, बताइए बाबू। तो 29 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जिंक जो है ना वह अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेती है। 29 के बाद 30 आते हैं। 30 में कहा गया है कि धातुओं को पीट कर चादर बनाने के गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं। मतलब अगर धातु को पीट रहे हैं ना तो पतले पतले चादर बन जा रहा है, तो उस चादर बनाने के गुणधर्म को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं या फिर समावयवता कहते हैं या आघातवर्धन्यता कहते हैं या इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आघातवर्धन्यता के कारण किसी भी धातु को पतले पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है। एक आता है तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि अगर धातु को हम पतले पतले तार के रूप में बदल देना तो उसको हम लोग तन्यता कह सकते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु की बात किया जाए तो सबसे अधिक तन्य धातु जो होता है ना वो सोना होता है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, सोना होता है। अगला सवाल नंबर आपके सामने कहा गया है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने की प्रयुक्त विधि क्या है। मतलब अगर हम अयस्क से चुंबकीय जो अशुद्धि होती है ना उसको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हम लोग किस विधि का उपयोग करेंगे। हाथ से चूनकर करेंगे या फेन पलवन करेंगे या गुरुत्व पृथक्करण करेंगे या चुंबकीय पृथक्करण। तो नाम से पता चला हुआ चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्योंकि उस अशुद्धि के रूप में चुंबक रहेगा और अशुद्धि के रूप में कुछ और रहेगा और चुंबक रहेगा, तो चुंबक को हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, वो अलग करके उसको चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग कर सकते हैं। 31 के बाद 32 में कहा गया है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है। तो कौन जो है ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋणायन का निर्माण करता है, मतलब ऋणात्मक होता है हुआ, तो कौन इनमें से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए धातु है या बी अधातु होगा, सॉरी ए अधातु, बी धातु, सी मिश्र धातु, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऋणायन बनाता है। तो अधातु जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। और जो धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके वो धनात्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं। अगला सवाल 33 में कहा गया हैवर विधि में N2 और H2 के संयोग से क्या प्राप्त होता है। हैवर विधि में N2 तथा H2 के संयोग से क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी NH3 अमोनिया NH3। 33 के बाद 34 की बात कर लेते हैं। 34 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 34 नंबर सवाल VVI हुआ। 34 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब अगर लोहे को जंग लग रहा है तो उस लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक से लेपित कर देते हैं। तो उस लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसको हम पहले सवाल में बाबू बहुत पहले सवाल में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। क्या कहेंगे बताइए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं और यसदलेपन भी कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है यसदलेपन भी कहते हैं, जस्तीकरण भी कहते हैं और गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के सभी। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं यसदलेपन भी कहते हैं, गैल्वेनीकरण भी कहते हैं और जस्तीकरण भी कहते हैं। ये VVI क्वेश्चन था बाबू, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, एकदम बहुत ईजी भी और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। 34 के बाद 35 में कहा गया कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती है। मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो मुक्त अवस्था में और प्रकृति में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बुआ हमारा दूसरा, मतलब सोना भी, और चौथा मतलब हमारा चांदी भी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 ना, 35 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। दूसरा और चौथा मतलब सोना और चांदी, ये हमारा प्रकृति में पाई जाती है मुक्त अवस्था में। प्रकृति में कौन अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 35 के बाद 36 में आपके सामने कहा गया है ना कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। कितना इजी सवाल एकदम, 8वां 7वां 9वां 10वां, कितना हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बताइए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना जो होता है ना वह 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का, 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। सोना की माप हम लोग कैरेट में करते हैं और
याद रखना बुआ, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। अगला सवाल, अगला सवाल में कहा गया है कि इनमें से किस अधातु में धातु की तरह चमक पाई जाती है? अधातु है लेकिन धातु की तरह उसमें क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। तो कौन सा ऐसा अधातु है जिसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है? तो बाबू याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आयोडीन जो होता है ना वो अधातु तो होता है लेकिन उसके धातु की तरह उसमें क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38 में आपके सामने कहा गया है कि निम्न में से किस धातु का उपयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है? किस धातु का उपयोग हम लोग खाना बनाने के बर्तन में करते हैं? क्या सोडियम का उपयोग करते हैं? नहीं करते हैं। पारा का? नहीं करते हैं। कैल्शियम का? नहीं करते हैं। तो एल्युमिनियम से बने बर्तन का उपयोग ना हम लोग क्या करते हैं? खाना बनाने वाले में यूज करते हैं। हुआ एल्युमिनियम धातु से बनाया गया बर्तन का उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा बुआ। अगला सवाल, अगला सवाल में कहा गया है एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम पर उसके ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या क्रोमियम लेपन? गलत हो सकता है बुआ। मिश्रातवन? ये भी गलत है। यसत लेपन तो होता है कि लोहा के ऊपर अगर हम जस्ते की परत चढ़ा रहे हैं तो उसको यसत लेपन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनोडीकरण कहते हैं उसको। इसको क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ये भी हमारा VVI सवाल है बाबू, एनोडीकरण। ये भी कई बार पूछा गया बोर्ड ने। एनोडीकरण कहते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर उसके ऑक्साइड की परत चढ़ने की, मोटी परत चढ़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। लेकिन अगर यही सवाल रहे कि लोहा के ऊपर, किसके ऊपर? लोहा के ऊपर अगर हम जिंक की परत चढ़ा रहे हैं, जिंक की परत चढ़ा रहे हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, या सदलेपन भी कहते हैं और जस्तीकरण भी कहते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है, ध्यान दीजिए, कहा गया है एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम बताइए क्या होगा? एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम बताइए क्या होगा? तो एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम बताइए क्या होगा? बॉक्साइट, क्योंकि हम बॉक्साइट से ही किसकी प्राप्ति करते हैं? एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं बाबू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। लोहा का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट होता है बाबू, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। पारा का सिनेबार होता है। अगला सवाल कर लेते हैं। कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल में कहा गया है कि सल्फाइड अयस्कों को साधारणतः निम्न में से किस विधि द्वारा समृद्ध किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों को साधारणतः निम्न में से किस विधि के द्वारा समृद्ध किया जाता है? पहला ऑप्शन है द्रव चालित धुलाई, दूसरा ऑप्शन है फेन पलवन प्रक्रम, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण, कि इनमें से सही? तो हम लोग सभी के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं कि सल्फाइड अयस्क को हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ इस विधि के द्वारा हम लोग ना सभी विधि के द्वारा हम उसको समृद्ध कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे 42 देख लेते हैं। 42 आपके सामने में कहा गया है कि यदि कोई धातु, 42 में कहा गया कि यदि कोई धातु पारद है। पारद का मतलब एक धातु क्या है? पारा है, जिसका संकेत Hg होता है। यदि कोई धातु पारा है तो मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ये भी बाबू VVI का सवाल है। ये भी सवाल को ना बोर्ड ने पूछा जा चुका है कि बताइए यदि कोई धातु एक पारा है तो उसके मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, या सोल्डर कहते हैं, या कासा कहते हैं, ऐसे सभी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उसे क्या कहते हैं? अमलगम। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं कि अगर एक धातु पारा है, एक धातु क्या है? पारा है, तो उसके हम मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसके मिश्र धातु को हम लोग ना अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बाबू ए होने वाला है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में कहा गया है कि यदि कोई धातु पारद है, पारद का मतलब हाँ वही पारा है तो उसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर था ए था बाबू। अगला सवाल आपके सामने में कहा गया सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो अगर मान लो वो इधर सक्रियता श्रेणी है तो सबसे ऊपर में होता है पोटेशियम और सबसे नीचे में होता है प्लेटिनम। तो सबसे अधिक सक्रियशील धातु हमारा क्या होता है? पोटेशियम। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या होता है? प्लेटिनम। पीटी होता है, सॉरी, प्लेटिनम को हम लोग क्या लिखते हैं? पीटी लिखते हैं। तो कहा गया सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हमारा कौन है? तो पोटेशियम हो जाएगा के, पोटेशियम के। इसकी परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 19 हो जाएगा और इसका संकेत तो दे दिया है, के दे दिया है, तो पोटेशियम हो जाएगा।
अगला सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कॉपर के अयस्क है। कॉपर के अयस्क इनमें से कौन है। कॉपर का अयस्क बताइए क्या है। चूँकि याद करो बॉक्साइट जो है ना, वो बॉक्साइट तो बाबू एल्युमिनियम का अयस्क है। ये शनिवार जो है वह Hg पारा का अयस्क है। ये जो कैलेमाइन है ये भी हमारा किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना वह क्यूप्राइट। कौन हो जाएगा, क्यूप्राइट जो है ना हमारा किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। अगला हुआ 44 के बाद 45 देखते हैं। 45 में कहा गया लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। मतलब लोहा भी है, निकेल भी है और क्रोमियम है। लोहा को कहते हैं Fi, निकेल को कहते हैं Ni, क्रोमियम को कहते हैं Cr। अगर हम इन अलग अलग प्रकार के धातुओं को मिलाते हैं तो मिश्र धातु बना। तो वह कौन सी मिश्र धातु बना है, लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिलने से। तो 45 का सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर डी, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। अगला सवाल में कहा गया निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। कितना सवाल है ये, कितना बार हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कौन से धातु को केरोसिन तेल में, एकदम तो ये बचपने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। बउआ वाला झुनझुना वाला सवाल ये है, बचपने से इसको हम लोग ना पढ़ते आ रहे हैं कि ये कौन से धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। तो याद रखिएगा बाबू, हम लोग ना सोडियम को, किसको, सोडियम को, जिसका संकेत क्या होता है, Na होता है। सोडियम को हम लोग ना क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबो। सोडियम का संकेत की बात किया जाए तो Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे हम लोग केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। क्योंकि यह वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर इसमें क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है बुआ, आग पकड़ लेता है। 46 के बाद 47 देख लेते हैं। 47 में कहा गया है निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन का निर्माण करता है। कितना बेहतर सवाल है और कितना बार बाबू ये सवाल ना, ये सब सवाल को कभी भूलना तक नहीं है, एकदम हमेशा मुंह पर क्वेश्चन देखें, आंसर, क्वेश्चन देखें और क्या हो गया, आंसर आ गया। कभी भी भूलना नहीं है ये सवाल को कि कौन से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन। तो धनायन बुआ हमेशा याद रखिएगा धातु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। लेकिन अगर सवाल में आ जाए कि कौन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को क्या करके, ग्रहण करके वह ऋणायन प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाता है ये, अधातु। तो ग्रहण करेगा अधातु, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा धातु, ग्रहण करेगा अधातु, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा धातु। जो त्याग करता है वो हमारा प्लस होता है, जो ग्रहण करता है वो हमारा माइनस। तो अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं, धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं। आगे सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल में कहता है धातुएं प्रायः कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। धातुएं कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। धातुएं तन्य होते हैं, बिल्कुल सही है। आघात वर्धन्य होते हैं, धातु को पीटेंगे तो पतला पतला चादर बनता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि उत्पन्न करता है, टन झन की आवाज़ निकलती है, भी बिल्कुल सही। धूसरता, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो धातु का गुण प्रदर्शित नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 के बाद 49 को ध्यान से देखें। 48 तो हो गया ना, 49 देख लेते हैं बुआ। 49 में कहा गया है ना कि किसकी पर्णिकाएँ मिठाई आदि के ऊपर चढ़ाई जाती है। ये भी काफ़ी बार बहुत सवाल बुआ, बहुत अच्छा सवाल है। VVS मान लो इसको कि किसकी पर्णिकाएँ मिठाई आदि के ऊपर लगाई जाती है। मतलब देखना, जब मार्केट वगैरह में अगर जाते होंगे ना तो आप लोग देखे होंगे कि मिठाई के ऊपर चमचमाती हुई एक परत नज़र आती है, वो मिठाई के ऊपर में होती है। तो वो किसकी परत होती है, एल्युमिनियम की होती है या सोना की होती है या चांदी की होती है या आयरन का होता है। तो मिठाई के ऊपर में किसकी एक परत को चढ़ा देते हैं, तो याद रखिएगा चांदी के परत को। काफ़ी महत्वपूर्ण बुआ क्वेश्चन। हम लोगों ने मार्केट में देखे होंगे कि मिठाई के ऊपर में चांदी की परत लगाई जाती है। मिठाई के ऊपर में चांदी की परत जाती है सुंदर देखने के लिए, ताकि लोग उसे क्या करें, खरीदें। अगला सवाल 49 के बाद अगर 50 की हम बात कर लेते हैं तो 50 नंबर सवाल में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोटक आवाज़ के साथ उत्पन्न होता है। सोचो कि कौन सा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तेजी से करता है और विस्फोटक के साथ आवाज़ उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पोटेशियम, जिसका संकेत के होता है। पोटेशियम जो होता है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और काफ़ी आवाज़ उत्पन्न करता है। अगला सवाल में 51 में कहा गया द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु। देखिए धातु का दिया ना, तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु, अगर धातु कहेगा तो धातु में हम लोग मारेंगे पारा, जिसको मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, और जिसका संकेत होता है Hg। लेकिन अगर अधातु में कहे कि अधातु में कौन है, तो अधातु में ब्रोमीन याद रखिएगा, जिसका संकेत क्या होता है, Br होता है।
तो क्या पूछा, द्रवस्था में पाया जाने वाला धातु, तो धातु कहा तो धातु में क्या मारेंगे, पारा मारेंगे। अधातु का था तो क्या मानते हैं, ब्रोमीन मानते। तो धातु कहा तो धातु में हम लोग किसको मारेंगे, पारा को। ये पारा हमारा क्या है बुआ, धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवस्था में। ब्रोमीन हमारा क्या है, अधातु है, अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रवस्था में होता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। लिथियम बाबू चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को भी हम लोग चाकू से काट सकते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कहा गया अम्लराज। अम्लराज हमारा क्या है, तो अम्लराज जो होता है ना वह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अम्लराज क्या है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात के ताज़ा मिश्रण को हम लोग अम्लराज कहते हैं। ये इसका दूसरा नाम होता है एक्वारेजिया। याद रखिएगा बुआ, एक्वारेजिया इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्वारेजिया होता है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात को, 3:1 के अनुपात को ताज़ा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं या फिर उसे अम्लराज कहा जाता है। अम्लराज में कहा गया है कि किस अनुपात में रहता है, 3:1 रहता है। यह सोना को मलिन अगर रहता है तो उसको गलाने में काम करता है या फिर उसको साफ़ सुथरा करने में, जिसको हम लोग धुलाई कहते हैं, उसको करने में यूज किया जाता है। तो सोना को गलाने में एक्वारेजिया या अम्लराज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अनुपात पूछा गया था ना, तो ढूंढिए अनुपात हुआ 3 अनुपात कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने कहा गया है कि तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को बब्बू कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कि तांबा और टीन के अगर मिश्र धातु है तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग ना कांसा कहते हैं। अगला सवाल है 54 नंबर सवाल में कहा गया ना कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। अगर तांबा जिंक रहेगा तो हम लोग पीतल मानेंगे, क्या मारेंगे, पीतल मानेंगे। लेकिन अगर तांबा रहे और प्लस में टीन रहे तो तांबा और टीन रहेगा तो हम लोग कांसा को मारेंगे। किसको मारेंगे, कांसा को मारेंगे। किसको मारेंगे, कांसा को मारेंगे। अगला सवाल, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पीतल। तांबा जिंक रहेगा तो पीतल, तांबा टीन रहेगा तो कांसा मारेंगे। अगला सवाल कहा गया कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर रहता है द्रवस्था में। कौन सा तत्व, अगर तत्व कहा तो तत्व तो हमारा दोनों आ जाएगा, पारा भी आ जाएगा और ब्रोमीन भी आ जाएगा, पारा भी आ जाएगा और ब्रोमीन भी आ जाएगा। पर इसमें देखते हैं हमारा कौन सा जो है वह सही ऑप्शन होने वाला है। तो बाबू हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी को हम लोग ना पारा कहते हैं। मरकरी को हम लोग क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। यही हमारा तत्व जो है ना वह कमरे के तापक्रम पर कौन अवस्था में रहता है, द्रवस्था में रहता है। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने कहा था निम्नलिखित में किस धातु को विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा के द्वारा किया जाता है। किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा के द्वारा करते हैं, मतलब लोहा के द्वारा उसके लवण के विलयन से हम धातु का क्या कर देते हैं, विस्थापन कर देते हैं। तो बताइए इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तांबा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए। फॉर्मूला याद करो, Fe+CuSO4 अभिक्रिया बनाता है तो बना लेता है FeSO4 और प्लस में क्या चीज़ Cu। तो देखो हमारा कॉपर को अलग करके अपना स्थान ग्रहण कर लिया, यहाँ कॉपर क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल 57 में आपके सामने कहा गया है कि सोडियम H2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। सोडियम H2 मतलब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कौन, सोडियम। सोडियम जो है वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो NaH2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो NaH। ये क्वेश्चन बाबू गलत है, ये क्वेश्चन आपको समझना गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। आगे सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल में कहा गया है कि मैग्लेनियम, सॉरी गलत है, ओ मैग्लेनियम लिखा ना, मैग्लेनियम सही। मैग्लेनियम मिश्र धातु में कौन कौन से धातु मिश्रित होते हैं। मैग्लेनियम मिश्र धातु में कौन कौन से धातु क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर याद रखेगा एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। एल्युमिनियम और क्या चीज़, मैग्नीशियम। ये बोर्ड में ना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बुक में किसी तरीके से बाबू दे दिया है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम और क्या चीज़, मैग्नीशियम। अगला सवाल, अगला सवाल में कहा गया है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ये बाबू भी सवाल है,
ये VVI सवाल है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर पारा है और एक और उसमें धातु को मिला दिया जाए तो वो मिश्र धातु को हम लोग क्या नाम देंगे? बताइए, वो मिश्र धातु को क्या नाम देंगे? ये सवाल हमने पहले पढ़ चुका है। तो उसको कहेंगे अमलगम। क्या कहेंगे? अमलगम। क्या कहेंगे? अमलगम। क्या कहेंगे? अमलगम कहेंगे।